देश की राजधानी दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की गुत्थी सुलझ गई है। गोविंदपुर इलाके में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूट कर भागे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के ओखला इलाके से गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर ने चोरी की रकम में से 11,000 रुपए खर्च किए हैं, जिससे उसने घड़ी और कुछ सामान भी खरीदा है। ड्राइवर पूरी रकम के साथ ओखला के एक गाड़ियों के गोदाम में छिपा हुआ था, जहां से सुबह होते ही वो यूपी के बलिया के लिए निकलने वाला था, लेकिन भागने से पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। कल शाम गोविंदपुर इलाके में एटीएम में कैश डालने वाली वैन का ड्राइवर प्रदीप शुक्ल कैश वैन के 9 डिब्बों में रखे 22.5 करोड़ रुपए लेकर भाग गया था। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में संविधान पर कल से चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। उससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज संविधान पर होने वाली चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के संबोधन के साथ शुरू होगी। राज्यसभा में कल एक सांसद के निधन की वजह से कामकाज स्थगित कर दिया गया था, जिससे संविधान पर राज्यसभा में चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी। संविधान दिवस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि देश में सेक्युलर शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। राजनाथ ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर मानते थे कि हमारे देश की मूल भावना सोशलिस्ट और सेक्युलर है, इसलिए इसे प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। सेक्युलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, इसीलिए उन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग भारत के प्रेम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों के विरोध की वजह से बाबा साहब आम्बेडकर सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ पाए थे। मल्लिकार्जुन का इशारा आरएसएस की ओर बताया जा रहा है। संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान में जिनकी आस्था और भूमिका नहीं रही, वो अब इस पर चर्चा करवा रहे हैं। जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगुवा बनना चाहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज यानी जीएसटी बिल पर मोदी सरकार को ममता, मायावती और शरद पवार के साथ नीतीश की पार्टी जेडीयू का समर्थन मिल गया है। हमारी पार्टी का ये कहना है कि जैसा कि सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये देश हित में है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो हम जरूर इसका समर्थन करेंगे। मोदी सरकार संसद के इसी सत्र में जीएसटी पास करवाना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि वो भी जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन वो इस कानून में कुछ बदलाव चाहती है। आमिर खान पर इशारों में निशाना साधते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर आम्बेडकर ने कई बार प्रताड़ना सही होगी, लेकिन उन्होंने कभी देश छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं। मुलायम सिंह ने आमिर खान के बयान का समर्थन किया, लेकिन उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव ने आमिर खान पर निशाना साधते हुए फेसबुक में लिखा है, ये सत्यापित हो गया है कि आमिर खान सिर्फ अभिनेता हैं, जो रंग दे बसंती और मंगल पांडे जैसे देशभक्तों का किरदार निभाने के बावजूद अपनी पत्नी को देश प्रेम न समझा पाए। हमारी गलती है कि आपसे इतनी बड़ी अपेक्षा करी। जय हिंद, जय भारत। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव इससे पहले मोदी सरकार की भी तारीफ कर चुकी है। दिल्ली के मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को गिरफ्तार करके 2 दिन के लिए जेल भेजा गया है। अखिलेश त्रिपाठी पर 2013 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक दंगे में शामिल होने का आरोप है। अपने विधायक की गिरफ्तारी के बाद आपने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये गहरी जो साजिश के तहत ऐसे काम चल रहे हैं, ये गंदी मानसिकता भाजपा की दिखाती है। अभी तक भाजपा हार से उभरी नहीं है, दिल्ली की हार से उभरी ही नहीं है। अब बिहार में भी इनको हार का सामना करना पड़ा। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं।
गांधी जी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने वाले इस बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में खेद जताने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल गांधी खेद जता दें और सभी पक्ष सहमत हो तो केस बंद हो सकता है। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी को होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में जमीयते उलेमाए हिंद की पश्चिमी बंगाल की इकाई की सभा को संबोधित किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली में उन्होंने देश में सहिष्णुता के मुद्दे पर शाहरुख आमिर और AR रहमान के बयान का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक विश्लेषक ममता की इस रैली को उसी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक चुनावी वायदे को पूरा करते हुए अगले साल 1 अप्रैल से पूरे राज्य में शराबबंदी का ऐलान किया है। हम इसके संबंध में नई नीति लागू करना चाहते हैं और वो नीति ऐसी हो कि हमारे गरीब के जीवन में जो आज अंधेरा है शराब के चलते वो समाप्त हो। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि शराबबंदी से सरकारी खजाने को चोट पहुंच सकती है, लेकिन वो इस समस्या से निपट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर डांस बार के लाइसेंस के आवेदन का निपटारा करने को कहा है। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी रोक को हटा दिया था, जिसके बाद 60 लोगों ने डांस बार खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास अर्जी दी थी। महाराष्ट्र सरकार अब कानून के जरिए महाराष्ट्र में डांस बार पर रोक लगाने की कोशिश में है। जितने हमारे सामने कानूनन विकल्प हैं, ये सारे विकल्पों को तलाशेंगे। विधानसभा ने जो कानून तैयार किया है उसमें जो त्रुटियां निकाली होगी तो उन त्रुटियों को भी दूर करने के लिए नए सिरे से कानून लाने की आवश्यकता होगी तो वो भी लाया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायक उमेश कट्टी गुटखे का पाउच फाड़ते हुए कैमरे में कैद हो गए। विधायक साहब की नजर जैसे ही कैमरे पर गई, वो गुटखा छुपाने लगे। चोरी पकड़े जाने के बाद उमेश कट्टी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें सुपारी खाने की आदत है और उन्होंने विधानसभा में गुटखे के पैकेट को सिर्फ फाड़ा था, खाया नहीं था। लेकिन बीजेपी को अपने विधायक की ये सफाई रास नहीं आई और उन्होंने कट्टी को आगे से इस तरह की हरकत नहीं करने की चेतावनी दी। दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाकर 2 घंटे में 500 चालान काटे और 4 मुकदमे दर्ज किए। ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान दिल्ली के आजाद मार्केट चौराहे और पुल बंगश मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रैफिक और सिविल पुलिस वालों के जवानों की ऐसी घेराबंदी की गई थी कि ट्रैफिक से खिलवाड़ करने वाला कोई भी शख्स बचकर ना जा सके। पुलिस का ज्यादा फोकस 2 पहिया वाहनों पर था। मुंबई के शीना मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि शीना की मौत के बाद भी उसके नाम से इंद्राणी की दूसरी बेटी विधि को ईमेल किया गया था। आपके चैनल एबीपी न्यूज के पास विधि का इस बारे में दिया गया वो बयान है जो उसने सीबीआई को दिया है। 21 अप्रैल 2012 को मुझे शीना बोरा का एक ईमेल मिला। मेरे ईमेल का पासवर्ड बदला गया था, शायद मेरी माँ ने ऐसा किया हो। 26 अगस्त 2012 को मुझे शीना बोरा का एक और ईमेल मिला। इसमें लिखा था, हेलो लाडो, जन्मदिन की बधाई। ये मेरा नया ईमेल आईडी है, कृपया इसे किसी को मत बताना। मुझे तुम्हारी बेहद याद आती है, शीना। शीना की हत्या अप्रैल 2012 में हुई थी और इस मर्डर केस में उसकी मां इंद्राणी और सौतेले पिता पीटर मुखर्जी समेत 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एसपी नेता जलालुद्दीन पर 3 साल की मासूम बच्ची फलक की बलि देने का आरोप लगा है। आरोप है कि अपने 2 निसंतान बेटों को औलाद हो जाए, इस चाहत में एसपी नेता ने अपने मदरसे में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम की बलि दे दी। कटी और जली अवस्था में बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके एसपी नेता जलालुद्दीन सहित उनके परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके की जुगौली रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने कांस्टेबल प्रमोद कुमार की पिस्टल छीन ली और विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी। घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत नाजुक है। वारदात के बाद कुछ लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश हवाई फायर करते हुए भाग निकले। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आईएस अभी पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करेगी जो कि एलसी और आईबी पे ऑपरेट कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर सकती है। बीएसएफ से पहले सेना ने भी कहा था कि देश में घुसपैठ के लिए आईएसआईएस पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला सकता है।
नागपुर टेस्ट में भारत जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 310 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट 32 रन के स्कोर पर आउट हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 278 रन और चाहिए, जबकि भारत जीत से 8 विकेट दूर है। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 79 पर ऑल आउट हो गई। भारत का टेस्ट में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन कुल 20 विकेट गिरे। नागपुर में जिस तरह से विकेट गिरे हैं, उसके बाद पिच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 138 साल पुरानी क्रिकेट का आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच गुलाबी बॉल से खेला जाएगा। करीब 6 साल तक चले गुलाबी गेंद के ट्रायल के बाद पहला आधिकारिक टेस्ट इस गेंद से खेला जाएगा। पहले डे नाइट टेस्ट को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त रोमांच है। तुर्की ने जिस रूसी विमान को मार गिराया था, उसके जिंदा बचे पायलट कैप्टन मुरख्तिन ने कहा है कि वो अपने सहयोगी पायलट की मौत का बदला लेगा। पायलट का ये भी दावा है कि तुर्की ने हमले के पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। रूसी पायलट का दावा है कि उनका विमान 1 सेकंड के लिए भी तुर्की की सीमा के अंदर नहीं गया। दूसरी तरफ तुर्की का दावा है कि रूसी विमान तुर्की की सीमा में था और हमले से पहले रूसी जेट को चेतावनी दी गई थी। गौरतलब है कि मंगलवार को तुर्की ने रूस के जेट विमान को उस समय मार गिराया था जब वो आईएस पर हमले के लिए गया था। प्रेम रतन धन पायो, आज मन भर आयो। प्रेम रतन धन पायो। अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने 200 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने 14 दिन में 201 करोड़ 52 लाख रुपए की कमाई कर ली है। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान डबल रोल में नजर आ रहे हैं। प्रेम रतन धन पायो इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सलमान की ही बजरंगी भाईजान है।